कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के पहला जो चैप्टर है बातचीत के ऑब्जेक्टिव्स को आज देखने वाले हैं। बात करें 2026 के एग्जाम के बारे में, तो यहाँ से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। अगर इसको आप सही से देख लेते हैं तो आपको यूट्यूब पे कहीं भी या कहीं से भी कोई भी बुक या सॉरी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बुक की बात करें तो अगर एक दो बार आप बुक पढ़ेंगे तो और ये ऑब्जेक्टिव्स आपको कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। आज हम टोटल 35 यानी 35 ऑब्जेक्टिव्स इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव्स अभी से सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हम अपने पहले ऑब्जेक्टिव से। तो हमारा पहला ये जो ऑब्जेक्टिव है ये क्या कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। एक चीज आप लोग बात जरूर ध्यान रखिएगा कि लेखक परिचय जब भी पढ़ते हैं तो उसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि बताइए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, 1844 ईस्वी में। अगर डाटा में आपको पूछ लिया जाएगा तो आप बता सकते हैं 23 जून। अगर डाटा में आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप बता सकते हैं 23 जून 1844 ईस्वी। क्या बता सकते हैं, 23 जून 1844 ईस्वी में इनका अगर डाटा में पूछा जाएगा तो आप क्या बताइएगा, 23 जून 1844 ईस्वी। वैसे पूछ लिया जाएगा तो बताइएगा 1844 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट जी का निधन कब हुआ था, 1914 में या 1915 में या 1918 में या 1845 में। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे इनका निधन कब हुआ था, इनका निधन हुआ था 1914 ईस्वी में। अगर डाटा में आपको पूछ लिया जाएगा तो आप बता सकते हैं 23, आप बता सकते हैं 20 जुलाई। क्या होगा, 20 जुलाई, 20 जुलाई। डाटा में अगर आपको पूछ लिया जाएगा तो बता दीजिएगा 20 जुलाई 1914 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। कब हुआ था, 1914 ईस्वी में, 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वह हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किए थे। किस नामक पत्रिका का, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किए थे। और किसके किसके प्रोत्साहन पर किए थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रोत्साहन पर, यानी उन्होंने उनको प्रोत्साहन दिए थे, उन्हीं के प्रोत्साहन पर उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रोत्साहन पर ही उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मानसिक पत्र का रचना किए थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बात करें। अगला हमारा क्वेश्चन जो है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि बताइए नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है, तो नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है, तो नूतन ब्रह्मचारी के लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी। नारायण प्रताप तो नहीं होगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो बताइए कि रेल के विकट खेल का नाम क्या है। रेल के विकट खेल के लेखक का नाम क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, नारायण, भारतेंदु हरिश्चंद्र या नागार्जुन। ये जो रेल के विकट के खेल का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी। रेल के विकट खेल का लेखक की बात करें तो वो कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन हो रहा है कि मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में एक है। मनुष्य ने जो हमको एक शक्ति दी है उसमें से एक, इनमें से एक कौन है। क्या होगा, बिजली है या आग है या वाक शक्ति है या वस्त्र है। बिजली तो नहीं है, आग भी नहीं होगा, वस्त्र भी नहीं होगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा वाक्य शक्ति। वाक्य शक्ति का मतलब क्या होता है, बोलने की शक्ति। यानी भगवान जो ने, यानी हमारे ईश्वर ने जो हमको जो शक्ति दिया है, बोलने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप लोग नहीं बोल पाते तो क्या बोलते, ऐसे बोल पाते। कोई किसी का बात भी नहीं समझ पाते ठीक ढंग से, किसी का जैसे बात अभी समझ लेते, कोई बोलते हैं कि हमको ये हो रहा है वो हो रहा है तो आप समझ लेते। अगर मान लीजिए बोलने की शक्ति अगर किसी के पास नहीं रहता तो आप नहीं समझ पाते कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन जो है, रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच आए। रॉबिन्सन क्रूसो जो है
रॉबिन्सन क्रूसो जी जो है वो कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच में आए थे? तो वो कितने वर्षों के बाद आए थे? 16 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद बीच में आए थे? 16 वर्षों के बाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बताइए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बताइए एडिसन ने कितने लोगों के बीच बातचीत को सर्वश्रेष्ठ माना है? तो एडिसन ने, ऑप्शन क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि एडिसन ने कितने लोगों के बीच श्रेष्ठ बातचीत माना है। तो कितने लोगों के बीच? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 लोगों के बीच। अगर कोई 2 लोग, जैसे 2 लोग अगर कोई 2 लोग बात करते हो तो उसको श्रेष्ठ बातचीत बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? श्रेष्ठ बातचीत, श्रेष्ठ बातचीत। अगर कोई 3 लोग अगर बात करते हो तो उसको अंगूठी में नग होगा। उसको क्या हो जाएगा? अंगूठी में नग, अंगूठी में नग के समान। अगर कोई 4 लोग अगर बात करते हैं, अगर कोई 4 लोग बात करते हैं उसको फॉर्मेलिटी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फॉर्मेलिटी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फॉर्मेलिटी कहते हैं। अगर 4 लोग कोई बात करते हैं उसको क्या कहते हैं? फॉर्मेलिटी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नाक कहते हैं? तो अभी हमने आपको बताया था कि 3 लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? अंगूठी में नाक। 4 लोगों की बातचीत को फॉर्मेलिटी कहते हैं। ठीक है, तो सही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 लोगों के बातचीत को हम क्या कहते हैं? अंगूठी में नाक कहते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कितने लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आती है? कितने लोगों के बातचीत में फॉर्मेलिटी आती है? तो हमारा ऑप्शन क्या है? 4 लोगों, बी में है 3, सी में है 1, डी में है 5। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी 4 लोगों की बातचीत को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेलिटी कहते हैं। 4 लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? फॉर्मेलिटी कहते हैं। आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहा जाता है? यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं? तो जैसे यूरोप वाले जो है वो बातचीत की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ये बात करें 2023 की बात करें तो ये सब्जेक्टिव में पूछ लिया गया था। सब्जेक्ट यानी 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि बताइए कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? कि बताइए कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? 2026 में इसके आने की पूरी संभावना है। 2026 में भी पूछ लिया जा सकता है कि बताइए कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव्स को ही ऑब्जेक्टिव्स में, जैसे अगर किसी भी फॉर्म में मान लीजिए सब्जेक्टिव्स जैसे ऑब्जेक्टिव पूछा है, उसको अगर सब्जेक्टिव्स के भी फॉर्म में अगर पूछ लिया जाता है तो इसमें हम आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव जो होंगे उसमें अगर पूछ लिया जाएगा तो हम आपको इसमें बताते चलेंगे। आप लोग उसको सही से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं? ये जो काव्य जो कला जो प्रवीण है उसके गोष्ठी को क्या कहते हैं? उसके गोष्ठी को क्या कहते हैं? सुहृदय गोष्ठी या काव्य गोष्ठी या काव्य संगोष्ठी या सूरज गोष्ठी? तो ये जो सुहृदय जो है, सॉरी, काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को हम सुहृदय गोष्ठी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सुहृदय गोष्ठी कहते हैं। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा इसका सही आंसर। आगे हम बात करें, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, आधुनिक सूक्ष्म पंडितों की बातचीत को क्या कहते हैं? आधुनिक जो सूक्ष्म जो पंडित है यानी आधुनिक यानी आजकल के जो पंडित जी है उनके बातचीत को हम क्या कहेंगे? तो उनके बातचीत को हम क्या कहेंगे? बातचीत को हम शास्त्रार्थ कहेंगे। उसको बातचीत को क्या कहेंगे? शास्त्रार्थ कहेंगे। उसके बातचीत को हम क्या कहेंगे? शास्त्रार्थ कहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या है? 25 वर्ष से नीचे वालों की बातचीत को हम लोग क्या कहेंगे? जो 25 वर्ष से जो नीचे वाले के होंगे, यानी 25 वर्ष से जो नीचे के होंगे, तो उनके बातचीत को हम लोग क्या कहेंगे? उनके बातचीत को हम लोग कहेंगे दिल बहलाव। क्या कहेंगे? दिल बहलाव। यानी 25 वर्ष के जो आजकल के, जैसे मान लीजिए कि जैसे भी बच्चे हो गए 15 साल के बाद, जितने भी 12 साल के बाद, 15 साल या 12 साल के जितने भी बच्चे होते हैं वो दिल बहला भी बात करते रहते हैं। उनके मन में उनका जो एक हार्मोन होता है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, इसीलिए उनका मन कभी इधर उधर यानी अपने मन से ही चलते रहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल बहलाव। इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिल बहलाव। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे भीतरी जो मनोवृत्ति है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाती है? यानी मनोवृत्ति यानी हमारे जो भीतर में जो भीतरी जो मनोवृत्ति है वो क्या दिखलाती है? तो हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए रंग दिखलाती है या नए नए फूल या नए दृश्य?
तो हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाती है, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ये जो हमारी भीतरी जो मनोवृत्ति है वो हम लोग को नए नए रंग दिखलाती है। क्या दिखलाती है? हम लोग को नए नए रंग दिखलाती है। यानी आज ये पसंद नहीं है, आज वो पसंद नहीं है, कल वो पसंद नहीं है। तो ऐसे ही हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति होती है वो हम लोगों को नए नए रंग दिखलाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन होता है भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया? भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना, यानी हमारी जो भीतर की जो मनोवृत्ति है उसको क्या माना गया? नाक नहीं होगा, स्वर्ग ये भी नहीं होगा, कब्रिस्तान ये तो होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? चमनिस्तान। इसका सही ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा? चमनिस्तान। क्या हो जाएगा? चमनिस्तान। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि जीवा को क्या माना गया है, यानी हमारी जो जीभ है, हमारी जो जीवा है उसको क्या माना गया है, किसके समान माना गया है? तो यहाँ ऑप्शन है, ए में है कतरनी, बी में क्या है? चुंबक, सी में क्या है? चाकू, डी में क्या है? ब्लेड। तो हमारी ये जो जीवा है यानी हमारी जो जीभ है उसको कतरनी के समान माना गया। किस चीज के? पटर पटर बोलते रहता है, तो इसलिए इसको इस बातचीत में ही पटर पटर बोलने का बोला गया है। तो ये क्या हो जाएगा? कतरनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी कतरनी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्रोध को क्या माना गया है? ये जो हमारा जो क्रोध होता है यानी हमारा जो गुस्सा जो होता है, हमारा जो अंदर की जो गुस्सा होती है किसी के प्रति, जैसे नहीं कि आप लोग किसी कभी कि मम्मी आज ये नहीं बनाए, आज वो नहीं बनाए, तो कैसे गुस्सा हो जाते हो, वैसे हमारी गुस्सा को क्या कहा गया है? तो हमारी गुस्सा को तने में क्या है? शत्रु है, बी में मित्र तो नहीं होगा, फरीक भी नहीं होगा, पड़ोसी भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी शत्रु, यानी क्रोध, यानी मनुष्य के क्रोध को ही शत्रु कहा गया है। मनुष्य के क्रोध को क्या कहा गया है? शत्रु कहा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्रोध आदि को काबू करने के लिए, क्रोध आदि को काबू करने के लिए किसे काबू करना है? यानी हमारी जो क्रोध है यानी हमारी जो गुस्सा है उसको काबू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीवा, दिमाग पर, या मुंह पर, या कंठ? यानी जो हम ये जो क्रोध आदि है उसको काबू करने के लिए आपको किस पे यानी जीवा पे कंट्रोल करना पड़ेगा। किस पे कंट्रोल करें? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाषण में किसका मौका रहता है? भाषण में किसका मौका, यानी आप कभी भी अगर भाषण दीजिएगा तो किस चीज का उसमें मौका रहता है कि, ठीक है, जैसे आपको जब बुलाया जाएगा कि बताइए कि फलना कुमार स्टेज पर शामिल हो भाषण देने के लिए, उसी तरह आपको अगर भाषण में किसका मौका रहता है? भाषण जाइएगा, हो ही नहीं सकता है। भाषण में आप दौड़ने जाइएगा, खड़ा होकर भाषण दीजिएगा कि दौड़िएगा? ये दौड़ना नहीं हो जाएगा। तो भाषण में आप कूदने जाइएगा, ये भी नहीं होगा। तो नाज नखरे का क्या हो जाएगा? नाज रखने का। जैसे जाइएगा बोलिएगा सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ये सब बोलिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। थोड़ा मस्ती मजाक भी होना जरूरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? ये जो बाल कृष्ण भट्ट जी जो थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन क्या दिया गया? इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, लखनऊ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। यानी जो बाल कृष्ण भट्ट जी जो थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद का ही नाम बदलकर आप प्रयागराज कर दिया गया। इलाहाबाद का ही नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। इलाहाबाद का ही नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। जहां भी कुछ ही दिनों पहले महाकुंभ का मेला लगा था जिसमें हजारों की उम्र भिड़ी थी, हजारों की संख्या में लोग देखने गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? बातचीत पाठ गद्य कौन सी विद्या है? यानी बातचीत जो है वो क्या है? वो एक निबंध है, या कहानी है, या उपन्यास है, या भाषण है? तो ये बातचीत जो है वो एक निबंध है। एक क्या है? एक निबंध। निबंध में भी क्या है? एक ललित निबंध में अगर पूछ लिया जाएगा सही से, अगर ललित निबंध दिया रहेगा तो आप आराम से उसको भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी निबंध। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य के रूप का साक्षात कब होता है? साक्षात्कार कब होता है? यानी जो मनुष्य जो है यानी जो उसके रूप का साक्षात कब होता है? किसी मान लीजिए कि आप किसी से ज्यादा बोलते हैं तो आपको उससे रूप का साक्षात्कार होता है। वो आपको समझेगा कि ये लड़का कैसा है। अब जितना उसको फेंकिएगा तो वो पकड़ लेगा। ठीक है, तो मनुष्य के रूप के साक्षात किससे होता है? बोलने से होता है, या रोने से तो नहीं होगा, हंसने से तो
अब मान लीजिए किसी के पास आप जाके हंसेगा तो उसे बोलने का साक्षात होगा? नहीं होगा। चलने से आप ऐसे चलिएगा, ऐसे ऐसे चलिएगा, कोई कहेगा इसके बोलने का साक्षात होता है, तो ये नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बोलने से। यानी आप जितना जितना जिसके सामने बोलिएगा, अपना जितना बखान कीजिएगा, तो उससे वो एब्जॉर्ब करते रहेगा कि आप कितना बोलते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी को आप सजेशन देने वाला भी आप जमाना नहीं, किसी को सजेशन भी नहीं दिया, अगर अपने मौन में रखा कीजिए आराम से। जैसे आप दो लोगों के बीच भी आप बिना बुलाए बोलते हैं तो वो भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसका कथन है? यानी बोलने से मनुष्य का रूप के साक्षात्कार होता है, यह किन्होंने कहा? तो यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? ऑप्शन में आप कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। एडिसन ने कहा था, या बेन जॉनसन ने, या मिलर ने, या स्पेंसर ने? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एडिसन ने बोले थे। कौन बोले थे? एडिसन बोले थे। कौन बोले थे? एडिसन बोले थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को क्या कहा जाता है? काव्य कला जो प्रवीण विद्वान मंडली है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको सुहृद गोष्ठी कहा जाता है, या शास्त्रार्थ कहा जाता है, या दोनों? दोनों तो नहीं होगा, कोई नहीं तो नहीं होगा इसमें, कोई दोनों में से तो कोई तो होगा। इसमें क्या हो जाएगा? सुहृदय गोष्ठी। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुहृदय गोष्ठी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली बार किसके मुंह से बोली सुनी थी? ये जो रॉबिन्सन क्रूसो जी थे उन्होंने किसके मुंह से पहली बार बोली सुनी? तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यास। दूसरा क्या है? वाल्मीकि। तीसरा क्या है? फ्राडे। चौथा क्या है? सटरडे है। ये व्यास तो नहीं होगा, इसमें चर्चा भी नहीं है। वाल्मीकि जी का भी चर्चा नहीं है। सैटरडे तो एक दिन हो गया। ये क्या हो जाएगा? फ्राइडे। फ्राइडे एक व्यक्ति का नाम था, फ्राइडे एक व्यक्ति था, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि बाहरी बातचीत में किसकी आवश्यकता पड़ती है? यानी जब बाहरी बातचीत होगी तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो बाहर में जैसे घर के बगल में हमारे पड़ोसी जी रहते हैं, कुछ चीज के लिए झगड़ा, थोड़ा जमीन इधर खिसक गया या थोड़ा इधर खिसक गया तो तुरंत होने लगता है, तो वही हो जाएगा हमारा फरीक। फरीक को ही हम पड़ोसी बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। फरीक को ही हम पड़ोसी बोलते हैं। फरीक को ही हम पड़ोसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फरीक को ही हम पड़ोसी बोलते हैं। तो हमारा जो पड़ोसी है, थोड़ा अगर मान लीजिए कि थोड़ा इधर हो गया, यानी पानी अगर उसके रास्ते पर थोड़ा हरा दिखे तुरंत हो जाता है इधर उधर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारा अगला क्वेश्चन बोला है चार लोगों से अधिक की बातचीत में क्या होता है? चार लोग से अधिक जो बातचीत होगा उस बातचीत को हम लोग क्या कहेंगे? जैसे हम लोग दो की बातचीत करेंगे उसको क्या कहेंगे? तो ऐसे ही चार लोगों की बातचीत को हम क्या कहेंगे? संवाद तो नहीं होगा, शास्त्रार्थ ये भी नहीं होगा, संलाप की ये भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर, यानी राम रवोवल। यानी चार लोगों से अधिक के बातचीत को हम क्या कहेंगे? राम रवोवल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अनादर का मूल किसे कहा गया है? अनादर का मूल किसे कहा गया? अनादर मतलब मान लीजिए कि किसी के यहाँ आप बिन बुलाइए जाइएगा तो आपको जैसे पानी देगा पीने के लिए, 3 साल पहले एक्सपायरी दाल मोट खाने देगा, ये सब अनादर ही हुआ ना। किसी के आप घर पे बुलाए हुए जाइएगा तो आपको अच्छा पानी देगा, अच्छा खाना देगा। तो इसमें ये ऑप्शन ढूंढते, दिलजोई, शिष्टाचार, बिना बुलाए जाना, या बुलाने पर ना जाना। यानी अनादर का मूल किसे कहा गया? तो अनादर का मूल बिना बुलाए जाना। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी बिना बुलाए। यानी किसी के यहाँ अगर आप बिना बुलाए जाते हो उसको अनादर माना जाता है। उसको क्या माना जाता है? अनादर माना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रपंचनात्मक संसार का आईना किसे कहा गया? प्रपंचनात्मक जो संसार है, यानी 5 तत्वों से जो संसार जो बना हुआ है, हमारा ये जो संसार है, या हमारा जो शरीर है, ये जो 5 तत्वों का बना है, अग्नि गगन क्षितिज जल पावत, ऐसे कुछ कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? बाहरी मनोवृत्ति, या भीतरी मनोवृत्ति, या सामाजिक मर्यादा, या राजनीतिक विमर्श। संसार का आईना किसे कहा गया? वो क्या हो जाएगा? भीतरी मनोवृत्ति। यानी हमारी जो भीतर की जो मनोवृत्ति है, यानी हमारी जो भीतर की जो सोच है, उसी को याचना जो है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रपंचनात्मक। क्या कहते हैं? प्रपंचनात्मक। जैसे
जैसे हमारा ये जो 5 तत्व हमारे शरीर में विलीन है वैसे ही पता नहीं लगता, तो उसी तरह क्या हो जाएगा, वही प्रपंचनात्मक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा। यानी बालकृष्ण भट्ट जी जो थे, इनको आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता यानी हिंदी आलोचना का यानी इन्होंने जन्मदाता किसे कहा गया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका तो कोई नाम ही नहीं है। रामचंद्र शुक्ल का नाम है। रामविलास शर्मा का भी इसमें जिक्र है। उदय प्रकाश का तो जिक्र नहीं है। उदय प्रकाश त्रिक्ष का लेखक हो गए उदय प्रकाश। ठीक है, तो इसमें सही इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा ही ने बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहा है। किसने कहा है, रामविलास शर्मा ने। किसने कहा है, रामविलास शर्मा ने। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचक किसने कहा गया, किसने कहा। यानी बालकृष्ण भट्ट जी जो थे इनको किन्होंने, जैसे आप सही से अगर पढ़िएगा तो आपको टीचर कहेंगे वो बहुत अच्छा बच्चा है, तीक्ष्ण बुद्धि का है। जैसे सर अगर क्लास लेते रहे, जैसे हम ही अगर अभी क्लास लेते रहेंगे, लाइव मेरा क्लास चलेगा तो आप फटाफट आंसर दीजिएगा, हम कहेंगे वाह कितना अच्छा बच्चा है, कितना तीक्ष्ण बुद्धि का है। उसी तरह यानी बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचक किसने कहा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बात ही नहीं है, रामविलास शर्मा का तो चर्चा है, रामचंद्र शुक्ल का भी चर्चा है, प्रताप नारायण मिश्र का भी चर्चा नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी रामचंद्र शुक्ल नहीं होगा, रामविलास शर्मा का सही आंसर क्या हो जाएगा। रामविलास शर्मा जी जो थे इन्होंने बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचक कहा है। किसने कहा है, रामविलास शर्मा ने। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि बातचीत पाठ किस प्रकार का निबंध है। यानी बातचीत जो पाठ है, वो बोले थे ना कि बातचीत जो पाठ है वो किस प्रकार का निबंध है। तो बातचीत जो पाठ है वह ललित निबंध है। ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि बातचीत क्या है, तो एक निबंध है। अगर पूछ लिया जाएगा बातचीत किस प्रकार का निबंध है, यहाँ पे दिया बातचीत किस प्रकार का निबंध है, तो वो ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे। आप लोग एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, काल अलग हुआ और युग अलग होता है। काल अलग होता है और युग अलग होता है। ठीक है, इसमें ही बच्चा ज्यादातर कंफ्यूजन होता है कि सर काल तो एक ही हुआ, युग भी एक ही हुआ। तो ऐसा बात नहीं है बच्चों, काल अलग युग अलग हुआ। तो क्या है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे। ये जो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे किस युग के रचनाकार थे, तो भारतेंदु काल के रचनाकार थे। किस युग के, भारतेंदु, इसमें ऑप्शन हमको लगता है भारतेंदु युग के रचनाकार थे। किस भारतेंदु युग के। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि 35 में से आपका कितना सही हुआ है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि 35 ऑब्जेक्टिव्स में से कितना ऑब्जेक्टिव्स आपका सही हुआ है। और जो भी इस एसपी एजुकेशन वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक भी और शेयर भी कर देंगे, जिससे आपको रोज हिंदी और इंग्लिश पढ़ने का अच्छे वे में और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी पढ़ने का अच्छे वे में मौका मिले। 2026 की बात करें एग्जामिनेशन की, जैसे कि समय बहुत ही नजदीक आ गया है, उसी तरह हम लोग रोज लाइव के साथ आप लोगों को महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ 2026 में जैसे ऑब्जेक्टिव्स, जो भी सब्जेक्टिव पूछे जाने वाले हैं उसको आपके सामने लाएंगे, जिससे आपका दिग्दर्शन होगा और आप अच्छे से आपको उसको रिवाइज कर पाएंगे। तो धन्यवाद, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।